सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। और हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल एक लेक्चर कर भी रखा है मैग्नेटिक फील्ड का। और अभी 3 लेक्चर अपन लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एनएसी। और काफी अच्छा खासा वेटेज है इसका। अभी कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के, और हो सकता है कल भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए और कल ये ईएमआई स्टार्ट हो जाए। ये मिला के 2 से 3 सवाल तुम्हारे यहाँ से बनने हैं। और ईएमआई से 1-2 सवाल बनने हैं और एसी से भी 1-2 सवाल बनने हैं। और ये सारे सवाल ये बहुत इजी होंगे, ये बहुत टफ नहीं होंगे। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई, कोई टफ सवाल आ गया तो दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज इनके क्वेश्चंस इजी होते हैं। मैग्नेटिज्म का सवाल बहुत इजी होगा। ईएमआई का थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो सकता है। एसी में कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती है। डायरेक्ट जो जो फॉर्मूला बोलूंगा उसे रटना है और सवाल उसी पे कर लेना है। तो थोड़ा दिमाग ईएमआई में लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिज्म में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि लास्ट चल रहा है, तो इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से
अभी आ रही है, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है देन व्हाट आई विल राइट, क्या लिखूंगा जल्दी बोलो। बोलेंगे सर आई को हम क्या बोलते हैं, चार्ज की पार्ट, अगर चार्ज मेरे को पता है कि चार्ज की वैल्यू क्यू है तो इसे कितना करंट पैदा होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, हमें पता है क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, तो हम आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी या फिर सिर्फ क्यू बाई टी। इज इट राइट, आई को क्यू बाई टी से रिप्लेस कर देता हूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलूंगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, आईडीएल की जगह पे लिख दूं क्यू बाई टी डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ए डीएल बाई डी टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं ना, तो बी इज इक्वल टू लिखूंगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखो, अब v का किससे क्रॉस हुआ होगा, r से हुआ होगा, तभी साइन आया होगा, तो मैं लिख सकता हूं उल्टा, चलो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई q इंटू वी क्रॉस r बाई आर क्यूब। इज इट राइट, क्या करो, हाँ इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा एग्जैक्टली exactly? देखो इसमें जो होगा जे क्रॉस डीवी का होगा, इसमें जो सॉरी जे क्रॉस आर का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जे क्रॉस आर का होगा, जे क्रॉस आर का होगा, ठीक है। इज इट राइट रॉन्ग, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जो वेरिएबल देगा हम चेक कर लेंगे। तो देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस बी बाई, दिस इज राइट। इज इट क्लियर, अब सवाल आता है कि इसी के भी हाथ पे हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में कि भैया मान लेते हैं एक, सपोज दैट इट्स अ करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका फाइनाइट कुछ लेंथ रहा होगा और इससे पूछेगा कि भैया बताइए कि यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इस पॉइंट, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इस पॉइंट पी को हम क्या करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल से मैच कराएंगे और चेक करेंगे कि व्हाट इज द एंगल। मान लेते हैं दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द एंगल बीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रखूंगा, जैसा कि मैंने कल बताया था, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो होगा ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और जो एंगल है उनका सम, उनके साइन का सम, दैट इज आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब इसके भी यहां पे बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे। पहला सवाल अपना बन जाएगा कि भैया बताइए अगर लेंथ इनफाइनाइट कर दिया जाए तो क्या हो जाए। तो इफ वायर हैज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट, तो उस केस में होगा क्या भाई, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो देखो ये एंगल ए इसको इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, नीचे वाला भी इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, अल्फा बीटा 90 90, तो साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो v की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। इज इट राइट, बढ़िया। अभी तुम देखना इस पे कितना सवाल आया है, अभी इतना क्लियर हो गया। सेमी हो तो, अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो बोलूंगा सर एक 0 हो जाएगा और एक 90 हो जाएगा। अब इनके सवालों को थोड़ा करना शुरू कर देना, इसे इरेज करता हूं, बस इतनी थियरी थी इस पॉइंट की। अब इस पॉइंट के क्वेश्चन को करते हैं। इस पॉइंट के क्वेश्चन तुम्हें बहुत शानदार देखने को मिलेंगे और तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग भी। क्या हुआ, कल करा दिए थे ना, आज हम पीवाईक्यूज करेंगे सीधे। पीवाईक्यूज करना शुरू करते हैं। देखो सपोज दैट क्वेश्चन एक तुम्हारा आया हुआ है कि दीज आर टू वायर्स I1 एंड दिस इज I2। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बोला जा रहा है कि बताइए अगर ये डी डिस्टेंस पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां, जीरो है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड जीरो। तो पहले तो तुम एक आइडिया बताओ, इनके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या अंदर। मान लेते हैं अंदर, चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तभी जीरो होगा जब दोनों की वजह से डायरेक्शन अपोजिट है।
मान लेते हैं किसी यहां से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन इसकी वजह से देखूं तो इनसाइड है, इनसाइड के लिए मैंने मार दिया क्रॉस, भैया B1 इनसाइड है, इसके वजह से क्या है, आउटवर्ड है। इसका मतलब ये दोनों मिलके जीरो हो सकते हैं, तो मैं इसका मतलब मेरा अजम्पशन सही है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो फिर अंदर जीरो नहीं आता। ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो आ रहा है या फिर बाहर जीरो आ रहा है। तो अजम्पशन सही है, B2 जो होगा, B2 का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। डायरेक्शन निकालना मैंने कल सिखा दिया था, आज उस पर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। तो बी नेट की वैल्यू जो होगी, अब देखो मैं चाहता हूं कि वी नेट जीरो आए, तो इसका मतलब B1 की वैल्यू B2 के बराबर अगर हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेफिनेटली जीरो। चलो ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी i और इसकी वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 2i। फाइंड द x कि भैया i से कितने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। हर्षित गौर, सिलेबस कंप्लीट कब होगा भाई, 3 चैप्टर अभी पढ़ाने वाला हूं, आराम से तुम्हारा हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है यहां से सवाल आने ही आने हैं, तो कायदे के साथ इसको पढ़ लो और इसको यहीं खत्म कर दो। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षित, दिलशार एंड एवरीवन, okay, is it right? हाउ, कैसे करेंगे, इसके वजह से क्या होगा, अब दोनों इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो इसकी वजह से B1 की वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई एक्स। इसकी वजह से होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, इसको एक्स लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2i अपॉन d माइनस एक्स। इज इट राइट? ये इसको मार देगा, आई ने आई इसको मार दिया, 2x की वैल्यू हो गई d माइनस एक्स, इसको इधर भेजा, 3x की वैल्यू हो गया d, x की वैल्यू आ गया dy 3। दिस इज आंसर। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें क्लियर नहीं आ रहा है क्या, क्या हो रहा है? हम्म, नहीं वो तो यहां से मैं डाल दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक राइट, इट्स राइट नाउ। हाँ, अभी वाली ठीक है या पहले वाली ठीक थी? अभी ब्लर आ रहा है, अभी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस सारे क्वेश्चन में जो करा रहा हूं एएमयू में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन एएमयू में 2022 का है, ध्यान से सुनना, उसमें होगा भी, पीवाईक्यू में होगा भी, जो हमने बनाया हुआ है उसमें देख लेना होगा आई थिंक। एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसको बेंड कर दिया गया। अब ये दोनों एक तरीके से सेमी इनफाइनाइट वायर जैसे तुम्हें लग रहे होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है, वो भी इनफाइनाइट से आ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट को ना ये वाला जा रहा है ना वो वाला जा रहा है, ठीक है, मतलब दो अलग अलग वायर, तुम समझ सकते हो। ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज आर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा बी। फाइंड द दिस इज पॉइंट आर या दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट बी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पहला क्वेश्चन एम, हाँ हाँ भाई, ये इनफाइनाइट से आ रहा है और इनफाइनाइट को जा रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है और मोड़ने पर इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन एएमयू ट्रिपल ई का सवाल है, मैं लिखता जा रहा हूं एंड यू हैव टू सॉल्व दैट, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट कि दिस इज अ वायर, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। दिस इज अ वायर जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और यहां से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर दिस इज ए टू पी, दिस इज ए and this is point P and this is what B। क्वेश्चन में इन्होंने इसको θ1 दे रखा है, क्वेश्चन में इन्होंने इसको θ2 दे रखा है। आपको फाइंड करना है, अब देखना कैसे कैसे सवाल एमयू वाले पूछ रहे हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट P। क्वेश्चन नंबर दूसरा एएमयू ट्रिपल ई में आया हुआ है और सारे सवाल तुम कर लोगे बेटा, है ना, सारे सवाल तुम कर लोगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एक कैसा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। और यहां पर एक और करंट कैरिंग वायर है जिसमें फिर से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये लोग हर बार पॉइंट P ही क्यों लेते हैं, क्यों भाई? एमयू वाले हर बार पॉइंट P ही क्यों लेते हैं? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। 2000 एबीएमयू ट्रिपल ई का सवाल है, एक 2018 का सवाल आया है। करंट फ्लो थ्रू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहां से 1 मीटर की दूरी पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, इतने सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे आए हुए हैं। इसके अलावा 2 सवाल और आए हुए हैं जिसमें से एक मैं कर रहा हूं, इसे मिटा दूं ना, शुड आई इरेज दिस? चलिए भैया, ये सारे देखना एएमयू के सवाल है और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी सवाल तुमसे बचेगा। 2 सवाल और हैं जो मैं तुमसे कराना चाहूंगा। एक तो एएमयू में आया था, एक अलग से है क्या? इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, सबका लेंथ एल है, यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, इसमें बेटा ये बाहर की तरफ आ रहा है ना। वायर 2 है अंदर की तरफ, मैंने बनाते समय भी बोला था कि भैया बाहर की तरफ 2 वायर आ रहे हैं बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके। उसके बाद ये सवाल तुम्हारे एमयू में आया हुआ है, डेंजरस सवाल जो तुम्हें करके आना है। बेंजीन रिंग, उसमें कितना साइड होता है? इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एएमयू में सवाल था कि भैया बताइए रेशियो क्या होगा एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का और इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब इन्होंने B1 एंड B2 का रेशियो पूछा था, एएमयू का सवाल था। इसको करेंगे, इसको तुम करोगे। सिंपल, करना शुरू करें बच्चा पार्टी, करना शुरू करें। चलिए, ये क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा दूं? काटे जाओगे। सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला तब लगाते जब यहां से पूछता, है कि नहीं? तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ये पॉइंट यहां आ चुका है, तो अब एंगल 0 थोड़ी बन रहा है। अब ये एंगल जो 0 बन रहा था यहां और दूसरा 90 बन रहा था, वो अब थोड़ी बन रहा है, अब नहीं बन रहा है ना। अब एंगल हमें निकालना पड़ेगा। एंगल निकालना सीखते हैं बेटा।
दिस इज ओरिजिन 0,0, ये ए है ऑब्वियसली, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ए लेंथ कितना हो जाएगा ए, और ए लेंथ कितना हो जाएगा बी, हो जाएगा या नहीं होगा, यस और नो बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अपने को एंगल चाहिए कि अगर मैं इसको ढक लेता हूं, इसको ढक लेता हूं, सिर्फ इसके वजह से देखता हूं, तो पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। ये इधर की तरफ फील्ड है, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉइंट अपना ऊपर है, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ है, तो मैं B1 लिख देता हूं। B1 जो है इनवर्ड है, कितना है अभी हम फाइंड कर लेंगे। यहां पर अब ऑब्वियसली करंट इधर आ रही है तो ऊपर ही जाएगी, नीचे थोड़ी कुछ जाएगी, है कि नहीं, तो इसका मतलब करंट इज इन दिस डायरेक्शन। अपने चारों पॉइंट अपनी उंगलियां उधर ही इंडिकेट करेंगी, तो ये भी होगा इनवर्ड। B2 की वैल्यू भी किधर है भाई, इनवर्ड, तो नेट करंट अपना आएगा B1 प्लस B2। क्लियर, तो बस जोड़ना है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर सम का कोई टेंशन नहीं है। अब अगर जोड़ना हो तो हम B1 और B2 फाइंड करते हैं। अब देखो ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला है म्यू बी की वैल्यू निकालने का ओरिजिनल फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और एंगल का सम आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसके लिए ये वाला एंगल तो इनफाइनाइट में जाके मिलेगा भाई, तो एक वाला एंगल तो 90 हो गया, बीटा को मैं मार देता हूं 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट राइट रॉन्ग, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो B1 तो अपने को निकल गया भाई, B1 कितना हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ए तो 90 हो गया, ए तो 90 हो गया, बीटा तो 90 है, तो मैं उसको 1 लिख देता हूं। ऐसे क्यों देख रही हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अब पागल हो क्या, सेमी करंट वायर वाला फॉर्मूला कब लगता है मूर्खानंद, सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला बताओ, चल फॉर्मूला बताओ, हैं 2 पाई आर होता है भाई, एक पूरे इनफाइनाइट की वजह से 2 पाई आर होता है ना, तो आधे इनफाइनाइट की वजह से भाई 2 पाई 4 पाई आर उसका आधा होना चाहिए ना। पहले तो तुम्हें सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला नहीं बताया, दूसरा वो क्यों नहीं लगेगा, लेट मी एक्सप्लेन। मान लेते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर में वो फॉर्मूला कहां से आता था, हम बोलते थे कि पॉइंट P यहां पे है, ठीक, पॉइंट P यहां पर है, तो अगर मैं इसको इस टर्मिनल से मिलाऊं तो अल्फा ये कहां जाके मिलेगा इनफाइनाइट पे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई 90। अच्छा इसको मैं इस टर्मिनल से मिलाऊं तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, ओरिजिनल फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 90 प्लस साइन 1, तो दैट इज 1 प्लस 0, तो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, तब आया। ठीक, अगर ये 0 नहीं होता, ये यहां 0 जो बन रहा है, ये पॉइंट अगर यहां शिफ्ट कर दिया जाए, अब मैं इसके टर्मिनल को मिलाऊं, तो क्या अब भी ये 0 होगा, क्या अब भी ये 0 होगा, नहीं होगा ना। तो अगर ये 0 नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर ये 0 बेटा नहीं होता तो मैं लिखना पड़ता 1 प्लस साइन अल्फा या साइन बीटा, जो भी कह लो। कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई, इज इट क्लियर, इज इट राइट रॉन्ग। मैंने पहले ही क्या बोला, पहले ही पूछा था सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाऊं या नहीं लगाऊं, तुमने क्या बोला था, हाँ सर नहीं लगाओ, और अभी समझा रहा हूं तो तुम कह रही हो नहीं सर, क्या कह रही हो। तो चलो हम मैच कर लेते हैं, ए वाला 90 हो गया और ए वाला कितना हो गया, ए अल्फा हो गया। इसको हमें हमें तो एंगल यहां से मतलब है ना, हमें तो इस वाले एंगल से मतलब है ना, तो ये हम इसको ले लेते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी साइन, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, या अल्फा ले लो, इसको अल्फा ले लो, अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा 90 हो गया, दिस इज अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर इज ए एंड दिस इज क्या, ये बाहर वाला एंगल क्यों लेंगे, हम तो इसके लिए उधर का लेंगे एंगल लेंगे ना, हम तो उसको तो अभी भूल जाओ, हम इसको देख रहे हैं,
हम इसको देख रहे हैं बेटा, ए वाला वायर, ए वाला वायर, दिस इज अ पॉइंट। इसके लिए अगर मुझे निकालना हो तो एक तो इसके टर्मिनल से मिलाऊंगा और दूसरा इसके टर्मिनल से मिलाऊंगा, तो इसका टर्मिनल इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। ए वाला एंगल अपना अल्फा, ए वाला एंगल 90 है, तो हम तो ये फॉर्मूला लिखते हैं ना। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? आया ना? तो क्लियर, समझ में आया? तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दी, साइन अल्फा मिल गया। अब जब साइन अल्फा अपने को मिल गया तो मैं इसमें b1 की वैल्यू निकालता हूं, b1 की वैल्यू निकालता हूं, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी भाई? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। b1 निकल गया। ओ भाई, ओ चश्मिश आ गया? तो उससे क्या पूछ रही है? इधर फोकस कर, इधर। अच्छा, अगर मैं B2 कैलकुलेट करूं इससे, अब इसको भूल जाओ, तो एक वाला एंगल 90 हो गया, दूसरा वाला एंगल अल्फा हो गया, इसके लिए अल्फा डैश हो गया। ठीक, सही, क्लियर? तो B2 की वैल्यू तो डायरेक्टली लिख दूंगा ना, B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब बस एक तो 90 है तो एंगल हो जाएगा 1, दूसरा वाला फाइंड करना है, तो भाई ये अल्फा डैश फाइंड करना है। साइन अल्फा डैश की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी, हाइपोटेनस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट राइट? अब मैं b1 b2 डायरेक्टली जोड़ दूं, यस और नो? बस जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या कॉमन हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। ठीक है, अब ये तो कॉमन हो गया। अब जोड़ोगे तो, जब जोड़ोगे तो एलसीएम में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आ जाएगा। अरे ऐसे देख लो ना, ये यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं मान लेता हूं के डैश, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस ए प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर। अरे डिस्टेंस, हाँ ये चीज तो इसने सही बोला यार, इसका वाला डिस्टेंस b था, इसका वाला डिस्टेंस b था, और इसका वाला डिस्टेंस कितना था? a था, तो इसका वाला डिस्टेंस a था। लो अब इसको, इन दोनों को जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, b और a को जोड़ लो। अब क्या कॉमन होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉमन होगा, यहां पे भी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉमन होगा। इन दोनों को जोड़ लो, एक गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन था बेटा, शाबाश। चलो जोड़ लो फटाक से, आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर जोड़ लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपन लोगों ने कॉमन कर लिया, ये क्या बचा यहाँ पे? 1 बाई बी, तो इसको a बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और इस इधर क्या बचेगा? 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, आगे फर्दर एलसीएम वेलसीएम लेके निपटा देना, ठीक है? यहां तक किसको किसको क्लियर हो गया? हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर भी आएगा? कौन सा? वन प्लस, यहां पर ना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसमें दो वायर है, दोनों वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो मैग्नेटिक जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों की वजह से किसी पॉइंट पी पर क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, डेफिनेटली वी कैन फाइंड दैट। तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? चलो, 0 होगी, बिना सोचे समझे आंसर। चलो, अच्छा इस वाले को कर रहे हो क्या पहले? अच्छा इस वाले को ही कर लो यार, इस वाले को पहले कर लेते हैं। ये भी एमयू ट्रिपल ई का सवाल है, इसको पहले कर लेते हैं, जगह साफ हो जाएगा, फिर उसको करेंगे आराम से। इसको करना है, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पर है। देखो सुन, ओ भाई फोन रख दो,
इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। कैसे होगा देखो, हम जो एंगल लेते हैं, हमारा फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमने फॉर्मूला याद किया है। लेकिन ये जो अल्फा और बीटा है इस पॉइंट से है, दिस इज हमारे लिए अल्फा ए है और हमारे लिए बीटा ए है, ना कि ये वाला एंगल। लेकिन अगर ये वाला एंगल दिया गया है तो ये अल्फा फाइंड हो सकता है, बिकॉज दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा 1। तो अल्फा की वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा 1, बीटा की वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा 2। खत्म हो गया कहानी। मैं यहाँ पे बी की वैल्यू लिखूंगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R साइन 90 माइनस थीटा 1। साइन 90 माइनस थीटा होता है व्हाट? कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा 2, दैट इज कॉस थीटा 2। खत्म। अब देखो एएमयू वाले ऐसा लुल्ले सवाल पूछे थे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन करो। शुड आई रेज दिस? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, चलो इसे इरेज कर देते हैं। इसको भी लगे याद कर लो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को अभी करते हैं। सबको मिटा दो, नीचे वाले को कर दो फटाक से। एक लाइन का सवाल है। इसमें हमने हमसे क्या पूछा है? सिर्फ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलवाना चाहता है, कैलकुलेट करवाना चाहता है बेसिकली। तो भैया हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब चूंकि इसने अच्छी बात है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर दे रखा है, तो हम बोलेंगे भैया मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I/R। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू होती है डायरेक्टली 10⁻⁻⁷। तो बी की वैल्यू लिखा 10⁻⁻7, 2 ऊपर है, ठीक। आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, इसकी वैल्यू एम्पियर है। लो, कितने लोग रेडी है? कोई दिक्कत? अब करते हैं इस वाले सवाल को। ये वाला सवाल भी लुल्ले सवाल है, कैसे करना देखो, एएमयू में आया पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, आराम से सवाल लगा लोगे। चलिए इस वाले सवाल को करते हैं। इस वाले सवाल में भी कोई दम नहीं है। बेसिकली क्या है सवाल में, ध्यान से समझिएगा। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये यहां से आ रहा है, पहले तो हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहेंगे। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फील्ड है। तो करंट इधर आ रहा है और मेरी चारों उंगलियां पॉइंट पी की तरफ इंडिकेट की जाएंगी। देखिए पाम का डायरेक्शन किधर है, पाम क्या करने वाला है? इधर धक्का देने वाला है। ऑब्वियसली पाम परपेंडिकुलर ही जाएगा 90 डिग्री पे, क्योंकि वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और करंट के भी परपेंडिकुलर होगा। आर के परपेंडिकुलर ही तो जाएगा ना भाई। क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो आया है। इज इट राइट? तो सपोज दैट दिस इज B1। अब B2 फाइंड करते हैं। ए भी क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। मेरी फिंगर्स पॉइंट पी को इंडिकेट करनी चाहिए, पॉइंट पी को इंडिकेट करनी चाहिए। तो भैया एक बात बताइए, इसका डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यस। तो इस आर के परपेंडिकुलर हमने एक और क्या कर दिया, इस आर के परपेंडिकुलर हमने एक और ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉट ऑन दिस, पैनल में आसान था। हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज B2। इज इट राइट? ठीक है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों आपस में कैसे होंगे बताओ? परपेंडिकुलर होंगे। तो नेट इनका क्या होगा? परपेंडिकुलर क्यों होंगे? ए दोनों अपने क्या है? ए ए दोनों अपने क्या, ए इसके परपेंडिकुलर है और ये जो है ये नहीं, वो तो सेम प्लेन में लाई करेंगे ही ऑब्वियसली। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ है और इसकी वजह से इधर की तरफ से। अब इनके बीच का जो डायरेक्शन हो, उनके बीच का जो एंगल होगा वो किधर की तरफ होगा ये बताओ मेरे को। इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? और अगर मान लेते हैं अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी अगर मान लेते हैं थीटा डिग्री है तो बी नेट की वैल्यू कितनी होगी? अपने को आता है कैलकुलेट करने, मतलब वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। तो चलो अगर हाँ 2b cos थीटा, एग्जैक्टली 2b cos एंगल का आधा हो जाएगा, हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। B1 कैलकुलेट करना है। B1 हाउ कैन वी कैलकुलेट B1?
B1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बोलेंगे सर R क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। करंट अपने को पता है, और एक कैसा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, दिस इज B1। B2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग है। तो मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट करके B मान लूं, B मान लूं, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं। अब अपने को बस डायरेक्शन से लेना देना है कि भाई इनफाइनाइट वायर कहाँ है, ये समस्या है। इनफाइनाइट वायर कहाँ है, देखो ये पॉइंट पे वायर बाहर की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पे वायर ऐसे आ रहा है, ये वायर बहुत अंदर तक गया है। नहीं अब मैं इसको 3D में थोड़ी दिखा सकता हूं। मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा है इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, या फिर फील्ड बाहर की तरफ है, चार्ज बाहर की तरफ है, मतलब ऐसा 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 अगर एक वायर रखा है, जैसे तुम सोचो एक वायर है, तुम सामने से देख रही हो, तुम्हें पूरा वायर दिख रहा है या बस एक फ्रंट दिख रहा है, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग गया हुआ है, तुम देखोगी तो क्या दिखेगा, इनफाइनाइट लेंथ का दिख जाएगा, बस फ्रंट दिखेगा, खत्म। तो ये वाला फ्रंट है और एक ये वाला फ्रंट है, अरे वायर ऐसा ही तो होगा, ऐसे ही दो वायर हैं बहुत लंबे, इनफाइनाइट तक गए हैं, लेकिन तुम्हें कितना दिखेगा, पॉइंट ही दिखेगा। दो पैरेलल वायर के किसी पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है, दो पैरेलल वायर हैं, ये दो पैरेलल वायर हैं, और इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। लेकिन इस वायर का ओरिएंटेशन देख रही हो, ये वायर का ओरिएंटेशन जो है जेड एक्सिस में है, ये दोनों जेड एक्सिस में रखे गए हैं, और जो फील्ड निकालना है एक्स वाई प्लेन में निकालना है। ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, हाँ निकालो, ठीक है भाई, आप समझ में आ रहा है। सर लैग कर रहा है, नहीं भाई कनिष्क ऐसा नहीं है यार, ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा, नो इशू। ये ऐप में लैग आ रहा है क्या, तो लैग किस चीज का आ रहा है यार, मेरे को ये थोड़ी चीज समझ में नहीं आ रही है। वाईफाई में यार अलग से एक वाईफाई, मतलब इथरनेट केबल से मैंने लगा रखा है, पीछे एक और वाईफाई लग गई। चलो भाई सॉल्व करो। हाँ भाई तो बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी वजह से भाई इसके परपेंडिकुलर आएगा। चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ये इसके क्या आया, ठीक है, इज इट राइट। इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ओके। तो चलो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। इसकी वजह से एंगल कितना आ रहा है, 60। हाँ ये इस, अरे इसका आर ही है ना, तो फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर होगा। कौन 60 एंगल बन रहा है,
अरे तो इसका उससे क्या लेना, इसकी वाली लाइन तो इधर गई हुई है, इस वायर की लाइन जो है ये तो इधर गई है, ठीक। परपेंडिकुलर किससे है, परपेंडिकुलर किससे है भाई, परपेंडिकुलर तो इससे है ना ये। हाँ, अरे ये तो परपेंडिकुलर इससे है ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो इसमें क्या कंफ्यूजन, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या तुझे। हाँ, अरे भाई देखो ये ट्रायंगल है, दिस इज लाइक अ ट्रायंगल, इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसकी वजह से फील्ड होगा ये होगा, ये जो है इसका जो वायर है ये तो कहीं गया होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि भैया इसके बीच का एंगल कितना है। अब ठीक है, अब इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो कुछ होगा ऐसा, अगर इधर की तरफ जा रहा है तो दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस। नहीं समझ में आ रहा है, वी हैव टू फाइंड कि भैया अगर एंगल, ये अगर एंगल देखो, ये इसमें मत रहना कि ये जो लाइन है इसमें जुड़ी हुई है, ये लाइन इसमें जुड़ी हुई है, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है। हमें एंगल पता है कि ये एंगल थीटा है और एंगल भी थीटा है और एंगल भी थीटा है। हाँ ठीक है, इक्वल थीटा थीटा मान लिया तो ऑब्वियसली तीनों सेम एंगल माना हो तो 60 ही आएगा। हमें बस ये फाइंड करना है कि बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वी हैव टू जस्ट फाइंड दैट। ठीक है, तो हम एक चीज तो कर सकते हैं ना कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था, हमने इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये चीज क्या है 90 है। हम इसके साथ का एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, इसका कितना होगा। हाँ 30 कैसे होगा, A30, A30 कैसे हो जाएगा वैसे, ये जो पूरा का पूरा इसके साथ इसका एंगल मान लेते हैं 30 है, ठीक। तो हमें ये पता था कि चलो भाई अगर ये पीछे जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो इसके साथ एंगल ये 30 पता चल जाता, ठीक है। हाँ, तो हमें इसके साथ का एंगल चाहिए ना, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें एक और लाइन पता है, अब ऐसे इसको ऐसे लेना, ठीक है, इसको ऐसे लेना, हमें एक और लाइन पता है कि ये जो है इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन पता है, ठीक है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन पता है, क्योंकि दूसरी लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। अब हमें ये बता दो कि इसके साथ इसका कितना एंगल बनेगा, इसके साथ इसका कितना एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर है इसके, ज्योमेट्री थोड़ी सी मेरी खराब है, ये परपेंडिकुलर है इसके, इसके साथ इसका कितना एंगल बनेगा बताओ, इसका इसका नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार इसके 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 90, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना 90 डिग्री पर, तो हमें ये बताना है कि भैया इसके साथ ये कितना एंगल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। अल्टीमेटली दो ट्रायंगल है, एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसके बीच का या तो डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने बोला था उसको याद करो, जो हम लोग एनएलएम में करते थे, कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इनके दोनों परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल थीटा होगा, सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, प्लेन वाले पे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, ठीक। यहां पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या है, नॉर्मल, वो नॉर्मल है, और इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर लाइन क्या है, वर्टिकल। ये भी तो वहां थीटा बनाया करता था, याद आ गया, याद आया कि नहीं। तभी तो इधर तुम क्या बोलते थे, इधर तोड़ देते तो बोलते थे सर एम जी साइन थीटा है और इधर एम जी कॉस थीटा, याद है, याद आया।
ये याद है? मतलब अगर दो लाइन है, दो लाइन आपस में थीटा एंगल वेब में डिराइव करवाने की कोशिश कर रहा था पर तुम लोग समझ नहीं रहो। दो लाइन अगर थीटा एंगल बना रहे हैं आपस में, तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा एंगल बनाएंगे, जैसा कि हम इसमें क्या क्या करते थे, सॉल्व किया करते थे। यहाँ पे एक वर्टिकल था तो तुम इजीली पकड़ ले रहे थे, यहाँ पे नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मत पकड़ो। बस याद रखो कि अगर दो लाइन आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा एंगल बनाएंगे। खत्म। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अबे ये तो तुम पूरा जीवन करते आए हो। एक ये हो ना पूरा जीवन कि भैया दो लाइन है, थीटा एंगल बना रहे हैं, इनका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल होता था और इसका परपेंडिकुलर एमजी होता था, ये भी आपस में कितना एंगल बना रहे थे? थीटा ही बना रहे थे ना, तो इतना याद रख सकते हो ना। तो बस खत्म। तो ये बोलो, इसका परपेंडिकुलर इधर गया, इसका परपेंडिकुलर उधर गया, ये 60 था तो ए भी क्या हो गया, 60 हो गया। बी की वैल्यू क्या आ गई, 2b cos थीटा बाई 2b cos थीटा बाई 2। खत्म। तो ये हो गया 2b और cos 30, cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये हो गया b√3। खत्म, आंसर। इतना काहे को दिमाग लगा रहे हो? नहीं दिमाग लगाना मत लगाओ। अरे सिंपल, ये पहले ही रटवा दिया था। ओके, ये पहले ही करवा दिया था। इज इट राइट रॉन्ग? जब दिमाग ना लगे कोई बात नहीं, ज्योमेट्री बेकार है कोई बात नहीं, रूल से याद रखो। अगर दो लाइन थीटा एंगल आपस में बना रहे हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी, और ये हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। और इसमें इधर इधर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी थी, इधर भी बी थी, दोनों सेम थे, इनके बीच का एंगल थीटा है तो नेट इनके बीचों बीच जाएगा, कितना जाएगा, 2b एंगल के आधे का कॉस। खत्म। अरे वेक्टर में करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया? बस छोड़ दो, आगे बढ़े। चलो हाँ, एक क्वेश्चन करो यार। अच्छा हुआ तुम लोग को ज्योमेट्री नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, वरना तुम लोग तो रुला दोगे। ओके कोई बात नहीं। अब एक सवाल करते हैं, इसमें भी वही वाला, दोनों के सेंटर पे निकालना है। अब ये देखो चार अलग अलग लेंथ है, अगर करंट इधर आई है तो इसमें आई होगा, इधर आई होगा और इधर आई होगा। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, सबके वजह से सेम होगा। देखो सबके वजह से सेम होगा, इसके वजह से अंदर। और इतना काई को दिमाग लगा रही है, हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, अरे सर्कल में जैसे देखते थे करंट का डायरेक्शन किधर है, तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब फील्ड सबका अंदर की तरफ ही होगा, क्योंकि ये कैसा है। अरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का लग रहा है ना, कि करंट अगर इधर से घूम रही है तो उधर के डायरेक्शन में अपने हाथ को क्या करेंगे, घुमाएंगे, देखेंगे कि इधर की तरफ फील्ड आ रहा है, अंगूठा फील्ड को बताएगा करंट इधर घूम रहा है, सबके वजह से पॉजिटिव होगा। इसमें करंट इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव अंदर की तरफ ही होगा, अगर इधर से होता तो हम ऐसे देख लेते बाहर की तरफ होगा, और सबके तरफ से, सबके वजह से भी सेम आएगा, बाहर की तरफ ही आएगा। इज इट राइट? करके देख लेना, एक एक बार की वजह से अलग अलग निकाल के देखो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, सबके वजह से इन्वर्ट आएगा, इसका मतलब हर वायर की वजह से फील्ड निकाल के डायरेक्टली जोड़ दो, खत्म, खत्म करो कहानी। ठीक, यहां पे क्या समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है करने में, मैं लिखूंगा बी नेट की वैल्यू जो होगी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 के बराबर होगी। डायरेक्टली जोड़ूंगा, क्यों क्यों जोड़ूंगा फातिमा डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर। इज इट राइट? अब हमें एक बी निकाल लेते हैं। वैसे तो देखो डिस्टेंस सबसे सेम होगा बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो मैं B1 B2 B3 B4 सब बराबर कर दूं। अरे B1 B2 B3 B4 सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भाई। सब में इनवर्ड, यस यस, बहुत बढ़िया मोहम्मद अनस एंड संग्राम। अब B1 B2 B3 B4 सब में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो? बहुत बढ़िया, अगर होंगे तो लिख दो ना 4B। बस B की वैल्यू अलग से निकाल लो। क्या B की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? बोलोगे यहां पे सर फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, एंगल। एंगल, क्योंकि फाइनाइट लेंथ में एंगल निकालना बहुत जरूरी है। मैं किसी एक का निकालता हूं, मैं इसको और इसको मिलाऊंगा, ठीक है, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। कितना एंगल होगा बोलो? 45, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 45, तो दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज ऑल्सो 45। इज इट राइट? तो बस खत्म हो गया सवाल। 4 बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, आई बाई आर भी तो रहेगा।
आर की वैल्यू फाइंड करो, लेंथ एल है, लेंथ एल है तो ये पूरा का पूरा लेंथ क्या होगा, एल होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, एल बाई टू। ओके, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर की जगह पे लिख दो एल बाई टू साइन 45 प्लस साइन 45। हाँ बेटा, कौन बेटा, ये वायर है, हम इसे परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा रही है। तो ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर लेंथ लोगी ना, है कि नहीं भाई? सही बोला है गलत? हाँ, तुम कुछ लिख भी रहे हो। अच्छा, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करिए, 2 से 2 को काट दीजिए, सॉरी 4 से 4 को काट दीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए। 2 म्यू नॉट बाई पाई आई बाई एल, और 1/√2 प्लस 1/√2 मिलके हो जाएगा √2। अरे 2/√2, √2 से √2 उड़ा दो, दैट इज √2। आंसर आया 2√2 म्यू नॉट बाई पाई आई बाई एल। आंसर तुम्हारा क्या आंसर आया था भाई? हाँ ठीक है, गुड। अब ये सवाल, यही सवाल फिर हम यहां पे करेंगे। इसमें भी निकाल के एक एक से निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा सॉल्व? एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल कितना होगा? हाँ, इसका सेंटर पे एंगल कितना होगा, ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा? अच्छा एक चीज देखो, इसके 4 साइड थे, इसके 4 साइड थे ना बेटा, सुनो सुनो, इसके 4 साइड थे, तो एक, सुनना सुनना ध्यान, बेटा ध्यान से सुनो, और जिसको और जिसको नहीं सुनना है क्लास से निकल जाओ। ये देखो, इस साइड क्या है, 4 साइड है, स्क्वायर है, मतलब चारों सेम साइड के हैं, ठीक है। तो इस सेंटर पे देखो, एंगल कौन बनाता है, इसी लेंथ की वजह से एंगल बन रहा है, साइड की वजह से ये एंगल बन रहा है। अब चारों अगर सेम साइज के हैं तो सेंटर पे सेम एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, जैसे ही स्क्वायर था, तो स्क्वायर इसके वजह से सेंटर पे कितना बनेगा, 90। इस साइड की वजह से भी बनेगा 90, इसकी वजह से भी 90, और इसके वजह से भी 90, और देखो 40 45 जोड़ जोड़ के 90 आ भी रहा था। तो इसी तरीके से इसमें कितने हैं, 6 हैं, इसमें कितने हैं, 6 साइड है। तो हर एक साइड, अब देखो यहां 90 कैसे बना समझना, 90 बना 2 पाई/n से, 360 डिग्री में n से मल्टीप्लाई किया, 300, इसमें कितने साइड थे, 4 साइड थे, तो 360 डिग्री में मैं जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री आ गया। ठीक, यहां पे 6 साइड हैं, तो 360 में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो एक वाला पूरा एंगल 60 हुआ, तो एक वाला एंगल कितना होगा, 30, और 30 सॉल्व हो गया, खत्म। अगर यहाँ 8 साइड होता तो भी तुम कर लेती, कैसे करती, एंगल ही, बस एंगल ही मेन है, एंगल ही मेन है, एंगल फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। बढ़िया, इज इट राइट? चलो, तो ये थे लेंथ की वजह से, किसकी वजह से था भाई, लेंथ की। अब लेंथ की वजह से कोई भी सवाल आ जाए दुनिया में, कर लोगी क्या? हाँ बहुत बढ़िया, कर लेना। आगे बढ़े क्या? चलिए, अब ये सारे सवाल तुम्हारे एएमयू में आए हुए थे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि कोई दम था, किसी सवाल में कोई दम नहीं था, सब घिसे पीटे सवाल हैं, बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग वाला याद है क्या? रिंग वाले पे सवाल करते हैं, फिर सोलिनॉइड ओलिनॉइड एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। रिंग वाला याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो रिंग पे आएगा। मान लेते हैं एक रिंग है, क्या है बेटा, एक, व्हाट आर यू डूइंग? तुम लोग क्लास में बैठ के नहीं देख पाते हो क्या कंसंट्रेशन के साथ? मैं तुम लोग को देखता हूँ माइक कैमरे में भी, तो भी तुम लोग बात करते हुए नजर आते हो। कोई भी चाहे टीचर पढ़ाए, तुम लोग बात करते हो, व्हाट इज दिस? तुम लोग का 10 दिन बाद एग्जाम है। दिस इज आई, इसका सेंटर यहां पर है और इसका रेडियस आर है, सेंटर से एक्स दूरी पर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो फॉर्मूला बताओ।
बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद आई बाई, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। ये देख लेना फॉर्मूला सही है ना। अरे रूट को हटा दो तो 3/2 लिख दो, अरे रूट को हटा के 3/2 लिख दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, हाँ सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव राइट स्मॉल आर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हमने बोला था कि बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करता था, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला था KQX बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, वहां पे फॉर्मूला था, x पे डिपेंड कर रहा था, इस वजह से r/√2 पे आ रहा है। लेकिन यहां पर b मैक्स चाहिए तो x की वैल्यू 0 हो जाए तो b की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और x जब 0 होगा तो b कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ गलत आ रहा है यार, इसकी वैल्यू कुछ गलत आ रही है। हम्म, किसके सेंटर पे, नहीं, म्यू नॉट आई बाई आर होता है, रिंग के सेंटर पे जो होता है म्यू नॉट आई बाई आर होता है। कुछ गलत आ रहा है क्या, ये पाई नहीं होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 पाई होता है, ठीक है, सही बोला, इज इट राइट। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये किसकी वजह से आया, सेंटर के वजह, सेंटर पर आया, किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पे आ रही है बेटा, सेंटर पे आ रही है, म्यू नॉट आई बाई 2r, किसकी वैल्यू आई, मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पर, इज इट राइट। कई बार सवाल पूछता है कि अब एएमयू का सवाल है, बोला था कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू, मतलब x उसका मोटा मोटी पूछने का ये सवाल था कि आप एक्सिस अपान सेंटर के बीच मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताइए, और एक्सिस की वैल्यू दे रखा था x इज इक्वल टू 2 मीटर, या जो भी दे रखा हो, मान लो x पर पूछ रहा हूं, तो भी एक्सिस और सेंटर के बीच मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अपने से सवाल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एक्सिस और सेंटर के बीच मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट, कुछ नहीं सर, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड करके बताओगे तो एक चीज कट जाएगा, दैट इज व्हाट, म्यू नॉट बाई 2i, आंसर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा व्हाट, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और ए बचेगा आर, इज इट राइट, ठीक है। आर ने आर को मार दिया, वैल्यू क्या बचेगा, आर को इधर भेज लो, ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, आर को ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी वैल्यू आएगी। अब वो एक्स की वैल्यू दे देगा, एक्स की वैल्यू आर दे देगा, 2r दे देगा, वो बोलेगा कि एक्सिस से आर दूरी पर, सेंटर से उसके एक्सिस पर आर दूरी पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर के बीच का, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो क्या होगा। तो एक्स को फिर हम 2r लिखेंगे, 4r लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। इसको डिवाइड किया, एक ए उड़ गया, ए भी उड़ गया, आई भी उड़ गया, ऊपर बचा आर स्क्वायर दिस, और अच्छा हाँ ठीक है, ए चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, अब रेशियो सही भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ठीक है, इज इट राइट, ये सही आ रहा है। तो अच्छा एक चीज और जो सर्किल पे पूछा जाएगा तुमसे, कंप्लीट सर्किल देने के बजाय ये लोग बोलेंगे कि भैया एक सेमी सर्कुलर वायर है,
क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है, उसके रेडियस पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। किसके रेडियस पर बेटा, सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर एक आर रेडियस है, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बताओ, बोलो। पूरे सेंटर की वजह से आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो आधे पूरे सर्कल की वजह से यही आ रहा था, आधे सर्कल की वजह से क्या आएगा, आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। अच्छा, सवाल में कई बार ऐसा बोलता है, वो सेमी सर्कल और पूरा सर्कल देने के बजाय क्वेश्चन में ऐसे देगा तुमसे कि एक सर्कुलर आर्क है, इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री पाई एंगल बना रहा है, ठीक है। बोलेगा एक सर्कुलर आर्क है, बताइए सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो क्या बोलोगे, बोलोगे कुछ नहीं सर, पूरे सर्कल की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा एंगल पे चाहिए, तो लिखेंगे थीटा बाई 2 पाई। अगर पूरा सर्कल होता तो थीटा की जगह 2 पाई हो जाता, 2 पाई से 2 पाई कट जाता, वैल्यू सेम आ जाती। अगर ये हाफ सर्कल होता तो थीटा की जगह पाई आ जाता, फिर आंसर ये वाला आता। करके देख लो, इस फॉर्मूले को याद रख पाओगे, कल करा दिया था। अब इस पे जो सवाल आए पहले हम देख लेते हैं, जस्ट रिकैप था, इस पे जो सवाल आए थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे सवाल आपके एएमयू में पूछे गए हैं। अच्छा, कब जीरो होता है ये वाला याद है ना, ये वाला केस जीरो हो जाएगा। जैसे अगर कोई सर्कल है, यहाँ पे एक वायर है, करंट आ रहा है आई, और यहाँ से निकल भी रहा है करंट आई, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, कैसे होगा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। हम्म, तस्लीम आरिफ टेंशन मत लो भाई, यू हैव टाइम। शुड आई राइट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बच्चावाड़ी। अब देखो एएमयू में लेटेस्ट सवाल, पिछले साल, इस साल तुम बैठ रहे हो, इससे पिछले साल में एक सवाल इन लोगों ने उठा के दे दिया था। ये सवाल वैसे भी मैंने कल दिया था तुम लोगों को। लो, ये 2023 का सवाल है, पिछले पेपर में ही था। वही वही, आज तुम आंसर बताओ ना, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। दिस इज आर, दिस इज करंट आई, और यहां पे भी करंट आई जा रही है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट, यार तुम लोग ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो, लिटरली सॉल्व द क्वेश्चन करो तो। ऑप्शन अब तुम बताना, ए की वैल्यू बताना, इस पे, इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। पहला सवाल है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि कर लिए हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से ही सवाल लग जाता तो सिर्फ फॉर्मूला बैंक पढ़ाया जाता। किसको किसको लग रहा है सर ये सब हो चुका है, मेरे को आ रहा है। दिस इज एक्स, देखो ये दोनों सवाल एक ही हैं, ये दोनों सवाल एक ही हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, तनवीर, मनवीर, आ गया इसका आंसर। आ जाओ सॉल्व करो तुम, इधर आ जाओ, आओ सॉल्व करो। अगर नहीं आया आंसर बहुत कुटोगी आज तुम, क्योंकि तुम कह रही हो मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा अच्छा देखो, ये सवाल 2023 में पूछा था और ये सवाल 2022 में पूछा था,
इसमें थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर दे दिया था और यहाँ पे नॉर्मली दे दिया था। अब ये लोग क्या करते हैं, ये यही सब रोटेट करते रहेंगे सेंटर पे बेटा, सेंटर पे। ठीक है, दोनों केस में सेंटर पे। एक आध सवाल और करते हैं। देखो आज तो मैं वही कराने वाला हूं जो पहले की जो तुम्हारे एमयू में पूछा गया है, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था और आज हम करेंगे वही क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसके लिखे थे, इरेज हो गया क्या? चलो इसी के बता दो तुम लोग आंसर। अभी मनवीर से मनवीर से पहला सवाल पूछूंगा और मनवीर बताएगी आंसर। अगर नहीं बताई मनवीर, तुम्हारी आज हो जाएगी कुटाई। क्योंकि अगर पढ़ाने के बाद भी सवाल ना लगे और पढ़ने में नानी भी याद आ जाए, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुमने पढ़ लिया या नहीं। फर्क इससे पड़ने वाला है कि तुम एग्जाम में उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा, ये सवाल तो मेरे को लग रहा है हर एक बच्चा कर लेगा इसको, छोटा मोटा बच्चा। ये देखो एमयू में सारे सवाल आए हैं, ये सारे सवाल एमयू वाले पूछ रहे हैं भाई। एमयू तीनों सवाल मैंने आज जितने क्वेश्चन कराए हैं सब एमयू के हैं। वो मैंने बोला था ना, देखना सारे नोट से ही आएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसी उधर से ही आएंगे। और देखो ये सारे एमयू वाले ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। सब प्लीज कंप्लीट। ओके ठीक है क्रिश वर्मा। टेस्ट वैसे कल मैंने कंप्लीट सिलेबस का अपलोड कराया था, कल रात को 8 बजे। तुमने शायद दिया नहीं था क्रिश। ये सवाल लुल है, ये सवाल उससे भी ज्यादा लुल है। इसका तो आंसर बता सकती हो मनवीर, इसका आंसर बता दो एटलीस्ट। भाई चश्मा लगाने के बाद तुम्हारी आंखें काम। इसको करो पहले, इसका आंसर एक लाइन क्या बता दो मनवीर। हाँ कितना होगा? चुप रहो तुम लोग, ये पढ़िए कल का। आज इसका मूड ठीक नहीं है कि सर आप वही रिपीट कर रहे हो। बता दो भाई। हाँ देखो, ध्यान से देखो, आंखें भर के देखो। म्यू नॉट अपान 4 पाई। युक्ति बेटा शांति से तुम करो अपना। इससे पूछा जा रहा है क्या हुआ भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i/r। तो मैंने कल यही सिखाया था तुम्हें। हाँ, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। म्यू नॉट i/। अच्छा हाँ भाई, तुम्हें भी बस बोरिंग लग रहा है ना? बताओ आंसर बताओ इसका। खिलाई नहीं थी फिर भी ऐसे शकल बना के बैठी हो। फिर तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि सर क्वेश्चन के साथ साथ एटलीस्ट थियरी तो रिपीट कर रहे हैं। तुम्हारा भाई बताओ क्या आंसर होगा? अबे गधेड़ो। हाँ हाँ, म्यू नॉट बाई देखो पूरे सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट I/2r। हाफ सर्कल की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट/4r। ठीक, दिस विल बी आंसर। अब सवाल में आएगा कि क्या इन वायर की वजह से फील्ड नहीं आएगा, तो नहीं, क्योंकि अगर वायर इधर है और इसी एक्सिस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये 0 आएगा। इज इट राइट? तो इसमें तो कोई सवाल, ये तो कोई सवाल ही नहीं था। एएमयू वाले ऐसे ही दे दिए थे मुंह उठा के। लेकिन इसको करते हैं, इस ये भी कोई सवाल नहीं है। और इन दोनों केस में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों केस में कोई फर्क नहीं है, बट करो। अच्छा ऑप्शन बता दूं? शो नहीं हो रहा प्लीज। ओके देख लेता हूं क्रिश वर्मा, आई विल लुक एट दिस कि क्यों नहीं शो हो रहा। -म्यू नॉट/4 पाई I/r पाई ऐप प्लस 2 के कैप।
वेक्टर बी को देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर पाई आई कैप माइनस 2 के कैप। वी की वैल्यू जो होगी, अरे यार गड़बड़ हो गया, ए वाला ना इसका लिख रहा हूं मैं, इसका यहां पे लिख देता हूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस 1/4 और पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई पाई आर प्लस 1/4 आर। तीसरा ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई 4 आर। चौथा ऑप्शन है म्यू नॉट 1/2 पाई आर माइनस 1/4 आर। चलिए इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं, तुम लोग करो उसको, म्यू नॉट I/4 पाई आर पाई आई कैप प्लस 2 के कैप माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई आई कैप माइनस 2 के कैप। चलिए ये तो बहुत आसान है, देखो सबकी वजह से मुझे लग रहा है अंदर ही होगा। देखो वैसे तो ऐसे घुमा के देख लिए, लेकिन ऐसे देखो, ये इधर जा रहा है और ये नीचे है तो अंदर, और ये इधर जा रहा है और पॉइंट ऊपर है तो ये भी अंदर, और इसकी वजह से तो अंदर ही होगा, मतलब सबकी वजह से जुड़ना है। तो मैं बी नेट की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसको मिटा दूं? बी नेट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं B1 प्लस B2 प्लस B3। क्या मैं लिख सकता हूं B1 प्लस B2 प्लस B3? ये सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, इनके बीच में है तो दोनों की वजह से सेम होगा, तो मैं B1 और B2 सेम ले लेता हूं, तो मैं लिख देता हूं 2B प्लस B3। अरे सेम ही होगा ना दोनों की वजह से, तो लिख लो 2B की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपान 4 पाई I/R। ओके, म्यू नॉट अपान, इसमें वो भरो यार, इंक भरो, म्यू नॉट अपान 4 पाई I/R। भाई हंस क्यों रहे हो, खुल जाएगा ना देख के ही लग रहा था कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R इज इट राइट? ठीक है, और आर, अच्छा आर ये है, आई है प्लस, हाँ भाई बताओ, एक सेमी सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I/2R, और सेमी सर्कल होगा तो 4R कर देंगे, तो ये हो गया म्यू नॉट I/4R। सॉल्व कर लीजिए भाई, इसमें क्या ऑप्शन बाहर निकाला इसने, म्यू नॉट बाई, सिर्फ सिर्फ म्यू नॉट निकाला है, तो म्यू नॉट तुम भी निकाल लो, है कि नहीं? आई भी नहीं निकाला इसने, चलो आई रहने दो, 2 से 2 को काट लो, I/2 पाई R प्लस I/4R। ए 4 कहां से आ गया, I/4R, इज इट राइट? आई है, ठीक है, इज इट राइट? कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, दिस इज आंसर। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, टेंशन वाली बात आगे वाले में है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑल्सो। चलो अगले वाले को करो, ठीक है क्रिश वर्मा एंड एवरीवन, नेक्स्ट वाले को करो। नेक्स्ट वाले को कैसे फाइंड करोगे, चलो बताओ। पहले तो तुम्हें इसे समझना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसका क्या डायरेक्शन है। ये YZ में रखा गया है,
मतलब ऐसे रखा गया है, मतलब एक y में है और एक z में है, दिस इज इन वाई जेड। इसके वजह से जो वाई जेड में है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है माइनस एक्स में, माइनस एक्स में आएगा। तो मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं B1 माइनस आई कैप। कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर आ रहा है, ठीक, ये एक्स में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, अपना पॉइंट किधर है? ओरिजिन इधर है। मैं इसके वजह से एक्स में है, एक्स में है। अब मैं इसके वजह से थोड़ा सा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इसने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए हैं, ध्यान रखना है ना। तो एक्स में है, इसको अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बदलो। ये देखो, ये अपना एक्स है, अपना एक्स किधर है? इधर की तरफ है ना, हम अपना एक्स इधर मान रहे हैं। एक ओरिजिन के ऊपर, एक ओरिजिन के नीचे है, तो इसका मतलब एक ऊपर कहीं रहा होगा, एक नीचे कहीं रहा होगा। इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट ये ऐसे रहा होगा ना, ठीक है। इसमें इसमें ऐसे नहीं रहा होगा, एक खड़ा रहा होगा, ठीक है, डजंट मैन। इसमें एक में करंट आ रहा है, जो लेफ्ट में है, इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इज इट राइट? यही है ना। चलो इसमें थोड़ा देखो क्या कैसे होगा। ये एक्स में हमने डाल दिया पॉइंट, अंदर साइड में क्या है? माइनस के कैप, और इसकी वजह से भी माइनस के कैप। तो मैं लिख, अब देखो बी, ए अगर B3, इसकी वजह से B3 आए, B2 आए, और इसकी वजह से B3 आए, तो B2 और B3 बराबर होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ B2 प्लस B3 माइनस के कैप। इतने में किसी को समस्या हो तो बता दो। सॉल्व हो गया, लो। इतने में किसी को समस्या है? डायरेक्शन मैंने, अरे कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। ज्योमेट्री का ही को लगानी है कि नहीं? वेक्टर ज्यादा आसान है ज्योमेट्री से। हमने आई की और जे की फॉर्म में निकाल लिया। आई B1 की वैल्यू क्या निकालोगे? B1 की वैल्यू क्या निकालोगे? म्यू नॉट, सेमी सर्कल है तो 4 और ले लो, ठीक। इसकी वजह से क्या निकालोगे? तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, खत्म। जोड़ो, आंसर देख लो। इज इट राइट रॉन्ग? ए वाला आंसर ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? करके देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट तो करो। तो ये सवाल टफ नहीं था, ये जब पेपर में आया था तो देखने में टफ लग रहा था कि अरे ये कैसा है, वेक्टर वेक्टर आ गया, क्या है कैसा है, लेकिन ये टफ था क्या? नहीं, बट डायरेक्शन का ख्याल रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एमपीएस ला पढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब मनवीर को तसल्ली आई होगी कि चलो कुछ तो आज नया पढ़ाए हैं। हाँ, अरे सर आएंगे तब जाना ना। हाँ, अरे अभी तो ब्रेक लिया था क्या? हर हर क्लास के बाद ब्रेक चाहिए क्या? ये कौन सा ब्रेक है कि क्लास खत्म हुआ ब्रेक? तुम लोग को पता है बातचीत करने की आदत पड़ गई है, दुख सुख दुख शेयर करने लगते हो, जैसे क्लास छूटता है सुख दुख शेयर करने लगते हो। अब ये प्रॉब्लम है, अब उसमें क्या होता है ना, 1-2 घंटे क्लास चल जाती है तो तुम लोग को लगता होगा बहुत पढ़ लिया, अब बातें शेयर करने का टाइम आ गया, पहले ब्रेक दे दो, पहले अपना सुख दुख शेयर करेंगे, फिर आगे पढ़ाई करेंगे, है? चलो एमपीएस ला डाल लो कि कौन सा आंसर आया, कौन सा ऑप्शन आया? सबका आ गया? नहीं आया? क्यों? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ऐड करो। हाँ तो B1 और B2 की वैल्यू निकाल दिया, अब क्या जोड़ भी नहीं पाओगे क्या? जोड़ के दिखाओ मुझे, जल्दी जोड़ो, सामने तुम्हारा कहाँ कहाँ आया आंसर? छूते पड़ेंगे मन में। हाँ भाई, आंसर कहाँ आया? अच्छा अभी कह रहा था ना ये, अभी कह रहा था ना, मैंने बोला सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं, तो अब कह रहा है समझ में आ गया। हाँ भाई, तुम्हारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? माइनस कहाँ चला गया? क्यों माइनस नहीं आएगा भाई? आई भी माइनस में है, जे भी माइनस में है, क्यों सॉरी के भी माइनस में है, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस देखो उड़ा दिए। तुम्हारा भाई आ गया, बहुत बढ़िया। देखो आगे बैठने का फायदा आ गया। अभी यार ये बड़ा समस्या है, लाइट्स बंद करेंगे, फैन फैन ही बंद,
अरे फैन ही बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर की बात है। तुम्हारा आ गया? और आ गया आंसर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा भाई अंशुल? अंशुल आंसर आया कि नहीं? नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, कोई बकैती नहीं करेगा, मैं 15 मिनट लेट आया था। गुड। अच्छा, एम्पियर ने क्या बोला था? एम्पियर ने क्या बोला था? तुम लोग को याद होगा कि चार्ज की वजह से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड। हमने बोला था कि भाई ये मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस है या क्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था ना। एक सपोज दैट दिस इज अ क्लोज सरफेस, उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3, बाहर भी कुछ चार्ज अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी पॉइंट पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो हम बोलते थे कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा फ्लक्स से, और फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी Q(n/ε0). दिस वाज द फॉर्मूला। बाहर का हो या अंदर का हो, सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा, फाई कॉम इंटीग्रेशन ऑफ E.dA = Q(n/ε0) बोला करते थे। और यहां से हम लोग क्या निकाल देते थे? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्योंकि फ्लक्स अगर पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। जैसा कि उल्टा हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, उसमें कोई एरिया रखा हो तो उससे लिंक फ्लक्स भी निकाला जा सकता है। उसी तरीके से इसने क्या किया था, कुलाम ने, सॉरी गॉस ने फॉर्मूला दिया था। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला एम्पियर ने भी दिया। एम्पियर के अकॉर्डिंग जो था, सारे लोग नोट कर लेंगे, एम्पियर के अकॉर्डिंग जो था कि मान लेते हैं कि अगर कोई, सपोज दैट हमने एक क्लोज सरफेस बनाया, ठीक है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी करंट फ्लो कर रही हैं। सपोज दैट दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। वी आर राइट विद द डायरेक्शन, हमने इसको डायरेक्शन के, भाई इधर आ जाओ तुम दोनों LFS वालों, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तुम वहां रहोगे बात करते रहोगे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ। अंशुल भगा दूंगा क्लास से, तुम्हारी मम्मी को बुलाऊं कल। तुम वहां मत बैठना कल, इनके साथ तो बिल्कुल मत बैठना, तुम्हें बता रहा हूं। आगे, तुम आगे बैठ जाओ, क्योंकि तुम बार बार पीछे मुड़ रहे हो, समझ रहे हो? और नहीं तो कोने में जाके बैठ जाओ, समझ रहे हो? तो इसने बोला था कि भैया अगर किसी पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, किसी पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इसमें कुछ नहीं है, वही सेम फार्मूला लगाएंगे। इसमें सेम सेम फार्मूला लगाएंगे कि वहां पे सरफेस इंटीग्रल था, क्योंकि सरफेस एरिया लेते थे, है ना। यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लाइन ले रहे हैं। ये होगा B.dl = क्या, वहां पे क्या था, चार्ज इन अपन एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे चार्ज की जगह पे हम लिखेंगे I(n)(μ0). सिंपल। क्या लेंगे अब इससे? हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे जिसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। अच्छा, ये सबके वजह से अगर बाहर वाला भी होता ना, I4 भी होता, तो भी सब मिला जुला के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। नहीं, इनसाइड का है तो मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से। यहां पे भी जो था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड A4 की वजह से नहीं आ रहा था? आ रहा था ना। हम उसको जोड़ते नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे हो? तो ये बाहर वाले का, अंदर वाले का, सबका मिला जुला के नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहां पे।
जैसे यहाँ पे नेट मिला जुला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, अब इसमें हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे I2 प्लस I3 माइनस I1। I4 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे Q इनसाइड लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q4 से कोई लेना देना, सबके वजह से, सबके वजह से। सेम ऐसा ही केस जैसे फील्ड में था, मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो सिर्फ इनसाइड वालों की वजह से आ रहा है, लेकिन जो नेट फील्ड आ रही है वो हर एक चार्ज को मिला के आ रही है। ये बात पहले भी हो चुकी है। एम्पियर लॉ जस्ट वैसा ही है जैसा कि गॉस ने दिया था। इज इट राइट? अच्छा, इसी के भी यहाँ पे हम लोग ना एक उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन से, जैसे गॉस लॉ से हम हर एक का फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे। चार्ज की वजह से क्या होगा फील्ड, वायर की वजह से क्या होगा फील्ड, रिंग की वजह से क्या होगा फील्ड, हम गॉसियन सरफेस बना के कैलकुलेट करते थे। वैसे ही एम्पियर लॉ से भी हम क्या कर लेंगे, एक सरफेस बना के हम, एक लाइन बना के हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ना कैलकुलेट करना चाहते हैं एक उसकी वजह से, किसकी वजह से, सिलेंडर की वजह से। तो सिलेंडर की वजह से कैलकुलेट करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट मैं तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बताता हूं। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम फिलहाल में कैलकुलेट करते हैं। पहला, मैग्नेट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। हाउ टू कैलकुलेट, तो मान लेते हैं दो केस हो सकता है, या तो हॉलो हो या फिर कैसा हो बोलो, या तो सॉलिड हो या तो हॉलो हो। मेरे से मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछेगा तो 3 पॉइंट पे पूछ सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था, कहाँ कहाँ पूछ सकता है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। तो अगर मैं यहां से मान लेता हूं इसके एक्सिस से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना होगा। तो मान लो मैं बहुत दूर हूं, एक मोटे सिलेंडर को दिखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, वायर की तरह दिखेगा। अरे ये सिलेंडर है, उतना दूर ले जाके दिखाओ मेरे को, वायर जैसा ही दिखेगा। तो वायर वाला फॉर्मूला लिख दो, खत्म। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, अगर मैं इसको सरफेस पे लेके आ जाऊं तब क्या होगा, तो सर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। उस केस में ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। अगर मैं अंदर लेके चला जाऊं तो 0। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाना चाहूं, एक सरफेस बनाऊं, क्योंकि देखो इसमें हमें बस ये चाहिए बी, इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। हमें मेनली थीटा पता होना चाहिए। अगर थीटा पता चल जाए, डीएल तो पता है ना कि टोटल लेंथ कितनी है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसके अंदर क्या करंट है ये अपने को पता है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक सरफेस बना रहा हूं, और उस सरफेस के किसी पॉइंट पर वो सरफेस उसी से पास हो रहा है जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और एम्पियर लॉ लगाऊं तो मैं यही बोलूंगा ना सर कि बी डी एल कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी आई इनसाइड इनटू म्यू नॉट के बराबर होगी। इनसाइड आई कितनी है, 0। अगर ये इनसाइड 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो उस केस में ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी, ए नीचे आ जाएगा और दैट विल बी आल्सो 0। इसे वही वाला चार्ज एक केस है जब
एक हॉलो स्फेयर हुआ करता था और उसके अंदर अगर हम फील्ड निकालते थे तो हम क्या बोलते थे बेटा, जीरो होगा, क्योंकि वहां कोई चार्ज नहीं है। और गॉस के थ्योरम से हमने प्रूव भी किया था कि भैया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट अगर जीरो है, क्यू इन जीरो है, तो भाई फ्लक्स जीरो है, और फ्लक्स जीरो है तो बी डॉट एस एवरीथिंग इज जीरो ही अब। तो ए वाला केस समझ में आया? ए वाला केस में हो, ए वाला केस समझ में आ गया? इस वाले केस में क्या होगा? अच्छा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक रेडियस तक तो जीरो होगा, रेडियस तक आर इजिकल टू आर तक तो जीरो होगा। आर इजिकल टू आर पे इसकी फील्ड की वैल्यू होगी, कितनी होगी सर? म्यू नॉट आई बाई टू आर होगी। उसके बाद घटता जाएगा, हाँ 2 पाई आर। उसके बाद घटता जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस केस में देखो, तो इस केस में बी आउटसाइड वही होगा। मैं बहुत दूर से देखूंगा तो एक सिलेंडर मुझे कैसा नजर आएगा? वायर के जैसा नजर आएगा। तो उसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। सरफेस पर कितना होगा? इतना ही होगा सर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इन साइड अब जीरो नहीं होगा। इन साइड कितना होगा? वही गोले वाला फॉर्मूला लगा लो सर, बी इन साइड जो होगा ये होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू कितने पे निकाल रहे हो? मान लो आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो आर अपान रेडियस कितना है आर, तो बी इन साइड इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ना बी इनकी प्रोपोर्शनल है आर के। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है? तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां तक का तो ग्राफ सेम रहेगा, यहां से यहां तक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस इज बी एक्स कर्व। कितने लोग कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया भाई, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरे को सब कुछ क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यहां तक इज इट राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आओ एक आध सवाल और करते हैं। अच्छा, एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया था, मिटा दूं क्या? कहाँ वाला मिटाऊं? इधर वाला मिटा दूं? तो ये लाइन इंटीग्रल क्यों है और सरफेस इंटीग्रल क्यों था, समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि वहां पे सरफेस वेरी कर रहा था डीए, और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या वेरी एग्जैक्टली। फातिमा समझ में आ रहा है बेटा आपको? अच्छा, एक सवाल है जो एमयू वालों ने पूछा था, बोला था कि बताइए कौन सा रिलेशन गलत है, विच रिलेशन इज नॉट ट्रू। इनका कहना था कि भैया जो एम्पियर लॉ होता है वो ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds इज इक्वल टू म्यू इन इंटू म्यू नॉट इंटू आई इन। पहला ये इन्होंने बोला फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक ईएमएफ की जो वैल्यू होगी माइनस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगी। तीसरा इन्होंने बोला था बायोट सेवर्ट लॉ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं समझ जाना, डीवी की जो वैल्यू होगी ए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब के बराबर होगी। चौथा गॉस थ्योरम जो है इन्होंने बोला था कि एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की जो वैल्यू है क्यू के बराबर है। ये चार फॉर्मूला जो है इन्होंने दिया था। एल मतलब एम्पियर लॉ हो गया, ये हो गया फैराडेज लॉ, ये हो गया बायो सेवर्ट लॉ, और ये हो गया गॉस थ्योरम। दिस इज गॉस थ्योरम। तो बोला गया है कि बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। अच्छा, ये गॉस लॉ सही है क्या? मान लो क्यू इनसाइड, चलो क्या चश्मिश गॉस लॉ सही है? गॉस लॉ सही लिखा हुआ है? गॉस लॉ क्या होता है? एएमयू का सवाल है।
दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एएमयू। गौसला, तुम चुप करो। गौसला सही है गलत? यही है चौथा वाला, सही है गलत? ए, सही लिखा है, ठीक है। हाँ भाई तुम बताओ, ये बायो सेवर्ट लॉ गलत है या सही? ये भी सही है, चलो। ये दोनों लोग कह रहे हैं सही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? दोनों फॉर्मूला सही है। अच्छा, पहला फैराडेज तो अभी तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ये पढ़ा दिया। एम्पियर लॉ सही है गलत है? क्यों गलत है? डीएस उसने एरिया नहीं बोला, उसने लेंथ बोला है। डीएस इज लेंथ। लेंथ क्यों नहीं हो सकता? उसने बोला हुआ है कि डीएस जो है लेंथ है। पेरिफेरल, एक तरीके से पेरिफेरल समझ लो, इट्स नॉट एरिया। इसमें से कौन सा फॉर्मूला तुम्हें सीधे सीधे गलत लग रहा है? फैराडेज लॉ अभी आगे पढ़ोगे। जो ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होता है, वो जो ई क्रिएट होता है वो होता है व्हाट? माइनस डी फाइव बाई डी टी। उसमें एप्सिलॉन नॉट वगैरह नहीं आता है। और वैसे भी फाइव बी है, फाइव बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसके साथ म्यू नॉट आना चाहिए। अगर आता भी तो म्यू नॉट की जिक्र ज्यादा होती। एप्सिलॉन नॉट नॉट तो किसके साथ आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ आता है। तो बहुत सारे बच्चे तुक्का मारे थे और उनका सही था। हाँ, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये फॉर्मूला है। अरे वो लेंथ है एक तरीके से, डीएस लिख दिया उसने, लिखा है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था, तो कई बार ये लोग लॉज वॉज पे सवाल बना देंगे। हाँ, सरफेस इंटीग्रल, दिस इज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, टाइम नहीं हुआ है अभी, आगे पढ़ो। आज तो अभी कुछ नया भी नहीं पढ़ाया भाई तुम लोग के चक्कर में। शुड आई इरेज दिस? किसको जाना है? अभी तो तुम्हारी एक क्लास बाकी है। यार तुम लोग, तुम्हें पढ़ाओ तो दिक्कत, ना पढ़ाओ तो दिक्कत। अब ये नहीं दिक्कत, कायदे के साथ पढ़ लो। 2 चैप्टर मेरे बाकी हैं, आज छोड़ देता हूँ, खत्म कर देंगे उसको। ओके, देखो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल हम जो पढ़ेंगे ना, हम फोर्स पढ़ेंगे। फील्ड खत्म हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फील्ड अगर किसी नए चीज का निकालना, हाँ ये साइक्लोट्रॉन वगैरह हम फोर्स की बात कर लेंगे, ठीक है? आता है, आता है सवाल आता है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, सीबीएसई से कट गया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना? ईएमयू वाले सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को उससे मतलब है। तुम्हारे सीबीएसई वाले क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, सीबीएसई में जाके करना। सीबीएसई अब खत्म है ना? तो साइक्लोट्रॉन पे क्वेश्चन आता है ना, आई हैव टू डू दिस। ठीक है, तो कल पढ़ लेंगे साइक्लोट्रॉन, और उसके बाद कल फील्ड खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म ही है। कल पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स एक लेक्चर का है, उसके बाद से ईएमआई। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, सवाल तो लगा लोगे ना एग्जाम में? ओके चलो ठीक है।